सीटेट के तीसरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज डे 3 है जिसमें हम फिर से एसएसटी पेपर 2 एनसीईआरटी की समरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं तीसरे दिन की क्लास, जिसमें फिर से हम एनसीईआरटी के समरी पे रोशनी डालेंगे। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर इस साल पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ आज की क्लास। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। अगर मैं इसको एक्चुअल शेप की बात करूं तो इसको हम जियोइड शेप कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, पोल्स के पास थोड़े से चपटे दिखेंगे और वैसे आपको साइड साइड में स्फेरिकल शेप देखने को मिलेगा। तो क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल है, इस वजह से हमें एक हिस्से में दिन और दूसरे हिस्से पे हमें रात दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मान लो सूरज अगर यहाँ है, ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लो ये हमारा सन है और ये अपनी रोशनी फैला रहा है, तो इसकी रोशनी सिर्फ और सिर्फ एक साइड यानी कि इस तरफ पड़ रही है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके एक तरफ तो दिन है और दूसरी तरफ रात है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्योंकि पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोइड है, गोल है, तो हमें सिर्फ इसका एक हिस्सा दिन और दूसरे हिस्से में रात दिखाई देती है। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। अब देखो, एक्चुअल में तो ये है नहीं, इसको हमने क्या किया है, इमेजिन किया है। तो ये जो लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये वाला हिस्सा आपको दिन दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, रात है, और बीच में एक लाइन खींची गई है जो कि क्या कर रहा है, दिन को रात से डिवाइड कर रहा है। इसी लाइन को हमने क्या नाम दिया है, प्रदीप्ति वृत्त का नाम दिया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो पॉइंट नंबर 3 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि हमसे कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष का मतलब क्या होता है, रोटेशन करना, यानी कि अपने चारों ओर चक्कर लगाना, अपने कक्ष की ओर चक्कर लगाना। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, 24 घंटे का समय लेती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन यानी कि घूर्णन कहते हैं, ठीक है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी क्या कहा जाता है, दिन कहा जाता है। और ये पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी कि डेली पृथ्वी क्या करता है, 24 घंटे का टाइम लेती है। और इसी 24 घंटे बराबर हम क्या कहते हैं, एक दिन का टाइम कहते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 4 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। देखो, एक तो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, जिसको हमने क्या कहा है, रोटेशन यानी कि परिक्रमण। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो क्या है हमारे पास कि सूरज की बात करेंगे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूरज के चारों ओर कक्ष में होती है, यानी कि जब पृथ्वी, ये बीच में क्या है, सूरज है, डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, और ये पृथ्वी क्या कर रही है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस गति को हमने क्या कहा है, इस गति को हमने परिक्रमण या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी सूरज की ओर चक्कर लगाए तो क्या कहेंगे, उसको हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। और पृथ्वी एक चक्कर यानी कि एक रिवॉल्यूशन करने में कितने दिनों का समय लेती है, 365 दिन का समय लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक साल कहते हैं। रोशनी डालेंगे अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट हमारा यही कहता है पृथ्वी एक वर्ष यानी कि एक ईयर, जिसको हम लोग 365 दिन और 1/4 जिसको हम काउंट नहीं करते हैं, 1/4 दिन, इतना टाइम लेती है एक चक्कर लगाने में। हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए 365 डेज को कंसीडर कर लेते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। यही 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और 6 घंटे 4 बार ऐड हो जाए तो कितना घंटा हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है, यानी कि एक दिन हो जाता है। और इसी दिन को 4 साल बाद हम 365 के बजाय 366 काउंट करते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लिप ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि हमसे ये कह रहा है, यही पॉइंट जो कि अभी मैंने आपको बताया
4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर कितना, एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है। और इसके अतिरिक्त इस दिन को हम लोग क्या करते हैं, फरवरी मंथ में काउंट करते हैं और उसमें फरवरी 28 दिन की ना होके फरवरी 29 दिन की होती है। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन काउंट होते हैं उस वर्ष को हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्या कहते हैं, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट की, यहाँ हम डिस्कस करेंगे सीजन को। तो एक वर्ष में क्या होता है कि मौसम चेंजेस होते हैं। तो कितने सीजन होते हैं हमारे एक वर्ष में, गर्मी जिसको हम समर कहते हैं, सर्दी यानी कि विंटर, वसंत यानी कि स्प्रिंग और शरद यानी कि ऑटम। तो मेन 4 ये ऋतुएं हैं। और ये ऋतुएं क्यों चेंज होती हैं, देखिए ये हम देख सकते हैं सूरज की गति, और ये सूरज की रोशनी जिस एरिया में जितनी पड़ती है उसी हिसाब से सर्दी, गर्मी, विंटर या फिर हम जिसको ऑटम कहते हैं, स्प्रिंग, ये सभी सीजन जो हैं वो सूर्य की गति की वजह से होता है। बात करें अगले पॉइंट की, सूर्य की किरण कर्क रेखा जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री की। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा सबसे अधिक प्राप्त होती है। अब देखिए सूरज यहाँ से क्या कर रहा है, अपने अपने लाइट को प्रकाशित कर रहा है। तो जो ये वाला हिस्सा है जिसको हमने कहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस एरिया में सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ रही है, यानी कि ये वाला एरिया सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त कर रहा है, जिसकी वजह से इस एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 9 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। जब सूरज यहाँ होता है तो क्या होता है कि इसकी सारी की सारी रोशनी इस एरिया में पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो ये सबसे साइड में है, स्टिल यहाँ पे क्या होता है 6 महीने तक लगातार दिन फेस करता है, जबकि इसके अपोजिट साइड 6 महीने लगातार क्या होती हैं, रातें होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ही हम लगातार 6 महीने दिन में रह सकते हैं और ना ही हम लगातार 6 महीने सिर्फ रात हो तो सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए पोल्स पे यानी कि ध्रुवों पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 10 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को हमने क्या नाम दिया है, उत्तर अनायांत यानी कि समर सोलास्टिक। देखो होता क्या है, जैसे कि ये मान लो कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब इसको हमने 2 पार्ट में बांटा, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसको हमने उत्तरी गोलार्ध का नाम दिया है। तो 21 जून को सूर्य की जो रोशनी है वो इस एरिया में सबसे ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे लंबी रातें होती हैं, और इस कंडीशन को हमने समर सोलास्टिक यानी कि उत्तर अनायांत का नाम दिया है। बात करें अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 11, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके जाने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब क्या हो रहा है, 22 दिसंबर को ये वाला जो हिस्सा है अर्थ का, जिसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहा है, यहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्ट फॉल करती हैं। तो इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में सब हम क्या देखते हैं कि इस एरिया में अब दिन हो रहा है और उसके अपोजिट साइड में रातें हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में अब क्या हो रहे हैं, लंबे दिन हो रहे हैं और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक अपोजिट जो उत्तरी गोलार्ध है, नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे छोटा दिन होता है और लंबी रातें होती हैं। और इस सिचुएशन को हमने क्या कहा है, दक्षिण अनायांत यानी कि इसको हम कहते हैं विंटर सोलास्टिक। ठीक है,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा अर्थ है और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये वाला हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला हिस्सा हमारा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब हमारा भारत कहाँ है, तो अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस एरिया में उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो भारत है वो लाई करता है। तो इस उत्तरी गोलार्ध में क्या होते हैं, दिन छोटी होती है, इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो हम लोग हमारे इस एरिया में क्या होता है कि दिन छोटा होता है। हम जैसे देख सकते हैं सर्दियों में क्या होते हैं, दिन छोटे होते हैं, लंबी रातें होती हैं, यही कारण है कि सर्दियों में दिन छोटा होता है। बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 13 हमारे स्क्रीन पे है। जब हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च और 23 दिसंबर की तारीख को, इस दिन क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर पे, ये इक्वेटर की लाइन है, बिल्कुल यहाँ से सूरज की रोशनी सीधी इस पे पड़ रही है, यानी कि इस एरिया में सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी झुकी हुई है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ना ही सूरज उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका है ना ही दक्षिणी ध्रुव की तरफ झुका है। तो यहाँ पे क्या है, हर तरफ पूरे ग्लोब पे दिन और रात बराबर होती हैं और इस कंडीशन को हमने क्या कहा है, विषुव, यानी कि इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विनोक्स। ठीक है, बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 14 की। सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। सितंबर में क्या होता है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ पे कौन सी सीजन होता है, हमारा ऑटम चल रहा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एट द सेम टाइम हम वसंत ऋतु फेस करते हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जहाँ ऑटम चल रहा है वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है। और ऐसा किस वजह से हो रहा है, अभी मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे सूरज हमारा जिस एरिया में रोशनी पड़ती है उसी हिसाब से क्या हो रहा है कि हमारे सीजन्स बदलते हैं। इसके ऑपोजिट 21 मार्च को इसकी जो सिचुएशन है वो ठीक इसके ऑपोजिट हो जाती है। 21 मार्च को क्या होता है कि इस एरिया में हम क्या फेस करते हैं, स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु, जबकि इस एरिया में हम ऑटम यानी कि शरद ऋतु को फेस करते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 15 की, तो पृथ्वी की जो सतह है या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा जाता है जिसको हम मानचित्र कहते हैं। देखो, पृथ्वी की जो भी सतह है उसको हमने क्या किया है, एक प्रॉपर एरिया में, ठीक है, एक चपटी एरिया में पूरी तरीके से ड्रॉ कर लिया है और इसको हमने क्या नाम दिया है, मानचित्र यानी कि मैप का नाम दिया है। बात करें पॉइंट नंबर 16 की, तो मानचित्र के क्या फायदे हैं। मानचित्र क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का डीप एनालिसिस करता है। हम किसी भी एरिया का मैप बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिल्ली का मैप है, ये फिलहाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारे इंडिया का मैप है जिसमें हमें भारत के सभी राज्य दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम यही ग्लोब पे देखें तो ग्लोब पे तो पूरा एशिया ही छोटा सा दिखता है ना। अब इस एशिया में हम अपना भारत मुश्किल से ढूंढ पाते हैं, फिर इसमें अपने स्टेट कैसे ढूंढेंगे। तो मैप और ग्लोब में यही डिफरेंस है। मैप क्या करता है, सभी चीजों को विस्तार से एक्सप्लेन के साथ शो करता है, जबकि ग्लोब हमें उसी चीज को बहुत ही छोटे फॉर्म में दिखाता है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 17 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। पृथ्वी के अलग अलग क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। जैसे कई जगहों पे पर्वतें होती हैं, कहीं पठारे हैं, कहीं मैदाने हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं महासागरे हैं, और इनको दिखाने वाले मैप्स को हमने क्या नाम दिया है, भौतिक, यानी कि इसको दिखाने वाले एरिया को हमने क्या कहा है, फिजिकल मैप का है। यहाँ पे क्या है, आपको भौतिक चीजें, जो नेचुरल चीजें हैं वो दिख रही हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारा हिमालय माउंटेन है। ये हमें क्या दिख रहे हैं, ये हमें बे ऑफ बंगाल की खाड़ी दिख रही है। ये हमारा अरेबियन सी दिख रहा है। इधर की तरफ हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पाकिस्तान है। ये वाला अफगानिस्तान है। ये चाइना का हिस्सा है। तो इस एरिया को हमने क्या कहा है, फिजिकल मैप का नाम दिया है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 18 की। वहीं जब हमें बॉर्डर दिखने लग जाए, ये देखो, ये जम्मू कश्मीर का बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये अपना राजस्थान है, ये गुजरात है। तो क्या हो रहा है, आपको सभी स्टेट्स के बॉर्डर देखने को मिल रहे हैं। इस मैप को हमने क्या कहा है, राजनीतिक, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल थिंग इन्वॉल्व हो गई है, यानी कि इस मैप को हमने क्या कहा है, पॉलिटिकल मैप का नाम दिया है। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 19 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है।
अब देखो, कुछ मैप ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज को दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे चेक करना होगा दिल्ली में कितनी बारिश हो रही है, तो मैं एक दिल्ली का मैप बनाऊंगी और वहां पे सभी एरिया को बारिश को, या फॉर एग्जांपल हम देखते हैं भारत में कितनी बारिश हो रही है, तो ये पूरे भारत का मैप है। और यहाँ पे अब हम किसको एनालिसिस करने वाले हैं, रेनफॉल को एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन से एरिया में कितनी बारिश हो रही है। तो अगर मुझे कहीं का बारिश देखना हो, या कहीं पे जानवर देखना हो, या किसी एक एरिया का कोई पर्टिकुलर चीज देखना हो, उसके लिए हम मानचित्र बनाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, थीमेटिक मैप का नाम दिया है। रोशनी डालेंगे अगले पॉइंट नंबर 20 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। मानचित्र बनाने के लिए हमको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है हमारी दूरी, जिसको हमने डिस्टेंस कहा है। दूसरा है हमारी दिशा, जिसको हमने डायरेक्शन कहा है। और तीसरा है हमारा प्रतीक, क्योंकि हर चीज को तो हम शो नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे को पानी दिखाना है, तो मैंने क्या कर लिया, ब्लू कलर यूज कर लिया। तो मानचित्र बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। डिस्टेंस हम डिसाइड करते हैं, दिशा डिसाइड करते हैं, और लास्ट हमारा डायरेक्शन है। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा है, ये हमारा ईस्ट यानी पूर्व दिशा है, और ये हमारा साउथ यानी कि दक्षिण दिशा है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 21 हमारे स्क्रीन पे है। जब हमें बड़े क्षेत्रफल को दिखाना हो, तब हम क्या करते हैं, छोटे पैमाने का यूज करते हैं। और वाइस वर्सा, यानी कि जब हमें छोटे एरिया दिखाना हो, तो हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए हमने क्या किया है, 500 मीटर को दिखाया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट की। पृथ्वी की सतह को, यानी कि पृथ्वी पे जितने एरिया हैं, उसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला है महाद्वीप, जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये जो हमारा जमीन वाला एरिया है, जो कि आपको दिख सकता है कलरफुल, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया एशिया, ये अपना यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये हमारा व्हाइट बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका। तो इन एरिया को हमने क्या कहा है, ये सारे स्थल वाले भाग हैं, जिसको हमने महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट का नाम दिया है। अब हम बात करें पानी की, तो ये जितने ब्लू वाले एरियाज दिख रहे हैं, इसमें क्या है, पानी है, जो कि हमारे महासागर के द्वारा बहाए जा रहे हैं। इधर अटलांटिक का पानी है, ये पूरा अटलांटिक का पानी है। ये हमारा प्रशांत महासागर है, इधर हमारा आर्कटिक महासागर है, ये हमारा पैसिफिक का पानी है, और इधर इंडियन ओशियन का पानी है। तो विश्व के सभी महासागर आपस में कनेक्टेड हैं। बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 23 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी कि जो हमारा ओशनिक वाटर है, उसका जो सी फ्लोर है हर जगह सेम है। और जिसको हम किसी भी जगह का मान लो हम डिस्टेंस मापते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम समुद्र तल से मापते हैं। और समुद्र तल को हमने क्या माना है, 0 माना है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 24 की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर यानी कि हाईएस्ट पीक किसको कहते हैं हम, माउंट एवरेस्ट को। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर हाइट है। ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 25 हमारे स्क्रीन पे है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे हाईएस्ट पीक वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कभी कभार फैक्ट पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखें कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी। बात करें पॉइंट नंबर 26 की, महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। जापान की जुको तोबोई ये वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल है, जो कि 16 मई 1975 को एवरेस्ट की चोटी पे इन्होंने कदम रखा। वहीं बात करें भारत की बेटी की, तो बशेंद्री पाल वो पहली महिला हैं जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। बात करें पॉइंट नंबर 27 की, तो पृथ्वी पे हम सभी जानते हैं 7 महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट है। ये हमारा प्यारा एशिया है, जिसमें ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ हम लोग रहते हैं। बात करें अफ्रीका की, तो ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये यूरोप है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला हिस्सा हमारा साउथ अमेरिका है, और ये बर्फ से ढका हुआ हमारा पूरी तरीके से अंटार्कटिका है। और ये आइलैंड कंट्री या आइलैंड कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया।
बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 28 हमारे स्क्रीन पे है। देखो, स्थल का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। क्या मतलब है इसका? ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये पूरा हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में आप ये देखो कि यहीं पे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है, नीचे वाला हिस्सा हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं डायग्राम की हेल्प से, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, स्थल वाला है। इधर पूरा अफ्रीका हमारा आ जाता है, ये पूरा यूरोप है, ये हमारा पूरा एशिया है। यानी कि ऊपर वाले हिस्से में क्या है, स्थल पाए जाते हैं। एट द सेम टाइम if we see opposite direction at the lower middle part, then we can see that नीचे वाले हिस्से में क्या है, पूरा का पूरा पानी है। ये हमारा पैसिफिक का पानी है, ये साउथ अटलांटिक का पानी है, ये इधर ओशनिया आ जाता है, ये इंडियन ओशन का पानी है और इधर भी पैसिफिक ओशियन का पानी है। यानी कि नीचे वाले हिस्से में दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ और सिर्फ पानी पाया जाता है, जमीन कम है। वहीं बात करें उत्तरी गोलार्ध की तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में स्थल पाया जाता है। बात करें पॉइंट नंबर 29 की, एशिया की बात करेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इस पॉइंट को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, देन आंसर विल बी आर एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि इसने क्या किया हुआ है, अर्थ के टोटल एरिया का 1/3 भाग को कैप्चर कर लिया है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये देखो डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि हमारे एशिया, इवन हमारे भारत को भी क्रॉस करके गुजरती है। हमारे भारत के भी 8 स्टेट से होके गुजरती है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वो 8 हमारे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होके गुजरती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा को एक नदी ऐसी है जो 2 बार काटती है। अगर आपको पता हो कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। बात करें अगले पॉइंट की, तो एशिया के पश्चिम में कौन सा माउंटेन है, यूराल माउंटेन है। ये रहा एशिया और ये रहा यूरोप। यूरोप के अंदर क्या है, यूराल माउंटेन है जो कि क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 30 की, यहाँ पे हम बात करेंगे पठार यानी कि प्लेट्यू की। प्लेट्यू क्या है, एक सपाट भूमि है जो कि आसपास के एरिया यानी कि नॉर्मली मैदानी एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है। जैसा कि डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, ये एरियाज क्या हैं, थोड़े से उठे हुए हैं। इसको हमने क्या नाम दिया है, प्लेट्यू यानी कि पठार का नाम दिया है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 31 की, इंपॉर्टेंट मार्क करो, फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत में जो हमारा दक्कन का पठार है यानी कि डेक्कन प्लेट्यू है, ये पुराने पठारों में से एक काउंट होता है। इसके अलावा केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का जो ये पश्चिमी पठार है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं पठारों के। बात करें अगले पॉइंट नंबर 32 पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तिब्बत का जो पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बतन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारे इंडिया के ठीक ऊपर आता है। इसकी हाइट की बात करें तो 4000 से 6000 मीटर तक हम इसकी हाइट को काउंट करते हैं। ये देख सकते हैं डायग्राम में तिब्बतन प्लेट्यू को दिखाया गया है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 33 हमारे स्क्रीन पे है। पठार हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों यूजफुल होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। यहीं पे हमें कोल मिलते हैं, आयरन मिलते हैं, गोल्ड मिलते हैं, ठीक है, सिल्वर मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि सभी प्रकार के मिनरल्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमारे पठारों यानी कि प्लेट्यू से। बात करें अगले पॉइंट नंबर 34 की, अफ्रीका का जो पठार है ये किसके लिए फेमस है? सोना और हीरों के खनन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत में जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हमें लोहा देखने को मिलता है, कोयला मिल रहा है हमें यहाँ से, मैंगनीज के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 35 की, अब हम डिस्कस करेंगे मरुस्थल यानी कि डेजर्ट की। तो भारत का जो पश्चिमी एरिया है, इवन नॉट भारत बल्कि हर देश के, हर कॉन्टिनेंट के पश्चिमी एरिया क्या होता है? मरुस्थल होता है। इसके पीछे भी एक कारण है। देखो,
जो बारिश है वो क्या करती है, इधर की तरफ से उठना स्टार्ट करती है। ठीक है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से बारिश बनना शुरू होती है। अब बारिश जब गिरती है तो इस एरिया में, मतलब जो आसपास वाले एरिया हैं, इधर ज्यादा रेनफॉल होता है, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बारिश बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसलिए कभी भी आप नोटिस करना, किसी भी देश में जो डेजर्ट वाला एरिया है वो हमेशा पश्चिमी साइड होता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते बारिश बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो डेजर्ट की खास बात है, ये शुष्क है, गर्म है और रेतीला जगह है। बात करें पॉइंट नंबर 36 की, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैदान, जिसको हमने प्लेन का नाम दिया है। हाइट की बात करें तो 200 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या है, मैदानों में क्या बहती हैं, नदियां और उसकी सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरी। डायग्राम में आप मैदान को देख सकते हैं, ऐसे एरिया जिसपे हम लोग सरवाइव करते हैं, रहते हैं, उसको हमने मैदान का नाम दिया है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी एरिया में पाई जाती है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 37 की, तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो ये वाला एरिया बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करती है, नदियां पानी बहा के लाती हैं, है ना। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े से मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बात करें एशिया में, तो एशिया में भारत का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और इसके अलावा चीन में यांगत्से रिवर जो है, ये मैदान के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। बात करें अगले पॉइंट नंबर 38 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे सभी तरह की क्या है, सभी तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। मकान बनाने के लिए यहाँ पे समतल जमीनें हैं, खेती करने के लिए यहाँ समतल जमीनें हैं, इवन सरवाइव करने के लिए भी यहाँ पे क्या है, समतल जमीनें हैं। यही कारण है कि पृथ्वी के जितने आकार हैं, पहाड़ हो गए, पठार हो गए, मरुस्थल हो गए, आइलैंड हो गए, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, उसमें सबसे ज्यादा लोग आपको मैदान में दिखते हुए दिखाई देंगे। बात करें अगले पॉइंट नंबर 39 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें इस पॉइंट को। भारत में गंगा का मैदान, यानी कि जिसको हमने कहा है इंडो गंगेटिक प्लेन, इस इंडो गंगेटिक प्लेन में देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये ग्रीन कलर से देख सकते हैं आप, डायग्राम में इंडो गंगेटिक प्लेन को दिखाया गया है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। ये भारत का मैदानी एरिया है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 40 की। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला, यानी कि देखो यहाँ से अपना शुरू हो रहा है, यहाँ पे प्यारा सा भारत, और इसका जो विस्तार है ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इधर से कच्छ के रण से लेके हमारा अरुणाचल प्रदेश तक फैलाव है। एक हरियाणा के बराबर तो हमारे दूसरे जितने अलग अलग देश हैं, एक हरियाणा के बराबर हमारा जर्मनी है। तो इतने बड़े देशों का विस्तार क्या है, बहुत ज्यादा है। अब ये उत्तर में हिमालय ने इसको घेर रखा हुआ है, पश्चिम में क्या है, इसके अरब सागर है, पश्चिम में क्या है, इसके अरब सागर यानी कि अरेबियन सी है, जैसा कि आप देख सकते हैं अरेबियन सी का पानी है। पूर्व में क्या है, इसके बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में अपना हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 41 की, तो स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा है, उसको हमने क्या कहा है, प्रायद्वीप यानी कि प्लेट्यू कहते हैं। ये देखो, ये क्या है, हमारा भारत है, और ये तीनों तरफ से क्या है, पानी से कवर है। तो इस एरिया को हमने क्या कहा है, प्रायद्वीप कहा है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 42 की। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर में क्या है, इसके कश्मीर है, हमारा प्यारा कश्मीर है, जिसको हमने भारत का स्वर्ग कहा है। दक्षिण में इसकी कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पूर्व में इसके अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है। वहीं बात करें पश्चिम की, जहाँ पे क्या है, कच्छ का रण यानी कि गुजरात है। इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेके दक्षिण तक
ये वाला जो विस्तार है वो कितना है, 3200 किलोमीटर है। वहीं बात करें हम पूर्व से पश्चिम की, तो पूर्व से पश्चिम ये 2900 किलोमीटर फैला हुआ है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 43 की, भारत की जनसंख्या की बात करें तो चीन के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व के दूसरे नंबर पे। हालांकि ये 2011 की जनगणना का डेटा है, अभी की बात करें तो हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है। स्टिल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या के हिसाब से हमारा भारत कौन से रैंक पे है, कौन से पायदान पे है, तो दूसरा नंबर, क्योंकि हमने 2011 की जनगणना को फॉलो किया हुआ है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 44 की, बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत ज्यादा है, यानी कि जिसका लॉन्गिट्यूड बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे क्या है, पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। यहाँ पे पूरे देश में एक मानक समय पॉसिबल नहीं है। बात करें अगले पॉइंट की, तो जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे कितने हैं, 7 मानक समय है, यानी कि एक ही देश में 7 जगहों पे अलग अलग समय हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसका विस्तार पूर्व की पश्चिम की ओर बहुत ज्यादा है। वहीं बात करें कनाडा की, तो कनाडा के अंदर भी 6 मानक समय है। जैसा कि आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, ये हमारा यूएसए का मैप है, अलग अलग रंगों के हिसाब से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये हमारा अलास्का वाला रीजन और ये हमारा हवाई द्वीप, यानी कि 7 ऐसे मानक समय हैं। बात करें कनाडा की, तो कनाडा के अंदर भी हमारे 6 मानक समय हैं, जिसको अलग अलग कलर के माध्यम से दिखाया गया है डायग्राम में। ये हमारा पहला, ये पिंक वाला दूसरा, ये कलर तीसरा, इसके अलावा ये ब्लू कलर 4th, नेक्स्ट ये व्हाइट कलर 5 और ये हमारा 6। बात करें अगले पॉइंट नंबर 46 की, प्रत्येक 10 देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे होता है, 2 घंटे पहले होता है, यानी कि ये रहा हमारा गुजरात और ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, 2 घंटे पहले ही समय हो जाता है, गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 47 की, और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज पाक स्ट्रेट, जिसको हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। ये वो लाइन है जो कि क्या करती है, भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती है। ये देखो, ये पतले से बाउंड्री के रूप में आपको दिखाया गया है, यही क्या है, हमारा पाक स्ट्रेट है, जिसको हमने क्या किया हुआ है, ये जो पाक स्ट्रेट है ये भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 48 की, तो अगर हम अपने राज्यों पे नजर डालें तो इसका जो निर्माण हुआ है वो भाषाओं के आधार पे, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड जो है इसका निर्माण हुआ है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे भी ये पहला देश है, पहला राज्य है हमारा जहाँ पे भाषा के आधार पे राज्य का गठन हुआ है। वहीं जितने लोग हमें यहाँ रहते हैं राजस्थान में, वो राजस्थानी बोलते हैं, गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले अपने भाषा का यूज करते हैं, यानी कि जितने भी स्टेट है वहां पे क्या है, अपनी अपनी भाषाओं के आधार पे इनका निर्माण हुआ है। वहीं बात करें एरिया की, तो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यानी कि सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान ने कैप्चर किया हुआ है। वहीं बात करें सबसे छोटे स्टेट की, तो सबसे छोटा स्टेट हमारा गोवा है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 49 की, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिमालय को। तो हिमालय का मतलब क्या है, हिम का आलय, यानी कि बर्फ का घर। इसके सबसे ऊपर में क्या है, बृहत हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसको हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, जिसको हमने क्या कहा है, माउंट एवरेस्ट कहा है, ये सिचुएट करता है। बात करेंगे आज के अंतिम पॉइंट पे, तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मिडल हिमालय या मध्य हिमालय, इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और इसके ठीक दक्षिण में शिवालिक है, जो कि सबसे नीची वाली माउंटेन है, और शिवालिक के ठीक नीचे मैदानों का निर्माण होता है।
तो इसी के साथ आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 पॉइंट खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियोस आते रहेंगे।